हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। आज हम लोग करेंगे डिस्कस पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी और फाजन्स रूल। पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी एंड फाजन्स रूल, और उसकी थोड़ी एप्लीकेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी एंड फाजन्स रूल। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी एंड फाजन्स रूल। तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी एंड फाजन्स रूल। तो व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर? ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है? तो यदि दो अपोजिट चार्ज्ड आयन, मतलब एक कैटायन और एक एनायन, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है, जब दो अपोजिट चार्ज की आयन, मतलब एक कैटायन और एक एनायन, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है, तो जो कैटायन होता वह एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता और उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है, कहलाती है पोलराइजेशन। तो व्हाट द पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी एंड फाजन्स रूल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजिंग पावर, तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे पोलराइजिंग पावर। ये पोलराइजिंग पावर क्या है? तो व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर? तो व्हेन टू opposite charged ion approach towards each other, जब दो अपोजिट चार्ज की आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं, तो द कैटायन, जो कैटायन होती, the cation attract negatively charged electrons of anion and repel its nucleus, and repel the nucleus, due to which, जिसके कारण डिस्टॉर्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन, और इसी को कह सकते हैं पोलराइजेशन in anion take place. जब दो अपोजिट चार्ज की आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं, तो जो कैटायन होता वह एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और न्यूक्लियस को रिपेल करता, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन या इसे कह सकते पोलराइजेशन,
तो एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होती है या कि पोलराइजेशन इन एनायन टेक प्लेस एंड ओवरलैप द कैटायन एंड overlap the cation and overlap the cation और ओवरलैप करना चाहता है कैटायन की तरफ। तो जब दो अपोजिट चार्ज की आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच होती हैं तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है और ये एनायन कैटायन के ऊपर ओवरलैप करना चाहता। तो व्हेन टू अपोजिट चार्ज्ड आयन अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, the cation attract electrons of anion and repel the nucleus, due to which distortion or polarization in anion take place and overlap the cation, और overlap करना चाहता है किसको? कैटायन। तो व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर? कि पोलराइजिंग पावर क्या है? दस इस प्रकार से पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, thus polarizing power of cation defined as, इस प्रकार से पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिफाइंड है। व्हाट? तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट, power of cation to distort the anion is called polarizing power, is called polarizing power of cation। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है? तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन, कैटायन की वह पावर जिसके कारण वह एनायन को डिस्टॉर्ट करता है। पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन, कैटायन की वह पावर जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है वह कहलाता पोलराइजिंग पावर। तो जब दो अपोजिट चार्ज की आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो जो कैटायन होता है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता और न्यूक्लियस को रिपेल करता है, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होती है, मतलब पोलराइजेशन होती है और एनायन कैटायन के ऊपर ओवरलैप करना चाहता। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है? तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन, कैटायन की वह पावर जिसके कारण वह एनायन को डिस्टॉर्ट करता वह कहलाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो किन किन कारणों से पोलराइजिंग पावर कैटायन की अफेक्ट होती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, किन किन कारणों से पोलराइजिंग पावर अफेक्ट होती है? पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। नाउ तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो फैक्टर्स affecting polarizing power, factors affecting polarizing power, factors affecting polarizing power of कैटायन। तो किन किन कारणों से कैटायन की पोलराइजिंग पावर अफेक्ट होती है? तो फर्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। ऑब्वियस है कि कैटायन के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी, कैटायन के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी वह एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा और न्यूक्लियस को ज़्यादा रिपेल करेगा, तो डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो पोलराइजिंग पावर है क्या? तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन, कैटायन की वह पावर जिसके कारण वह एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है वह उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। तो ऑब्वियस है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन होगी, उतनी ज़्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, मतलब उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी। तो ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट होगी कैटायन के अंदर ऊपर, तो ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, लार्जर बिल डिस्टॉर्शन, लार्जर बिल डिस्टॉर्शन in anion and hence higher bill polarizing power। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होती है, जो पोलराइजिंग पावर, तो जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनायन, सॉरी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। तो जितनी ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, मतलब उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? तो पोलराइजिंग पावर होगी। Second factor is the size of cation। तो स्मॉलर बिल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज जितनी छोटी होती है, तो छोटा अगर साइज होगा तो पर यूनिट एरिया जो चार्ज होगी वो ज़्यादा होगी। अगर साइज स्मॉल हुई तो जो पर यूनिट एरिया चार्ज होगा कैटायन के ऊपर वो ज़्यादा होगा। छोटा आकार होने से इकाई क्षेत्रफल पर जो चार्ज की मात्रा होगी कैटायन में वो ज़्यादा होगी, इसीलिए अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होगी, मतलब पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर बिल साइज ऑफ कैटायन जितनी छोटी होगी, साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर बिल साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर बिल डिस्टॉर्शन इन एनायन। सो इसीलिए जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो साइज ऑफ कैटायन के। तो जितनी छोटी साइज होगी कैटायन की उतनी पर यूनिट एरिया जो चार्ज होगी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा पर यूनिट एरिया चार्ज होगी उतनी ज़्यादा एनायंस को अपनी ओर खींचेगा कैटायन, मतलब एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा एनायन, मतलब उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन की। या सिंपल वर्ड में कहते हैं, या और इसी को कहते हैं, और इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं संक्षेप में कि जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी की।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी की। सिंपल कहते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो चार्ज डेंसिटी की। ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो जो पोलराइजिंग पावर होती, पोलराइजिंग पावर जो होती है, पोलराइजिंग पावर जो होती है चार्ज डेंसिटी, तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज अपॉन एरिया कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दिया, दैट इज चार्ज डेंसिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या है, तो पावर ऑफ कैटायन, कैटायन की वह पावर जिसके कारण वह एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, उसे हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। जितनी ज़्यादा कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। तो जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। दूसरी फैक्टर जो पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ कैटायन। तो जितनी स्मॉलर साइज होगी कैटायन की, जितनी स्मॉलर साइज होगी कैटायन की, जितनी स्मॉलर साइज होगी कैटायन की, वह एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा खींचेगा। जब एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा तो एनायन के अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी। अगर एनायन के अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो छोटा साइज होने से जो चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर जो चार्ज की मात्रा होती है वो उतनी कम होती, जिसके कारण जितनी ज़्यादा छोटी साइज होगी चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसके कारण पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज़्यादा होगी। मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन की। या शॉर्ट में कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी की। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी कैटायन में उतनी ज़्यादा एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ तो ध्यान दें, तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, नोट, जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, तो चार्ज डेंसिटी। मतलब जो पोलराइजिंग पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज आपने कहा कि जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी की। मतलब जितनी ज़्यादा चार्ज हो और जितनी कम एरिया हो उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। आप शॉर्ट में कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एरिया मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, जितनी ज़्यादा चार्ज होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि राइट पोलराइजिंग पावर ऑर्डर, राइट पोलराइजिंग पावर ऑर्डर, राइट पोलराइजिंग पावर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कैटायंस, कर इन सारे कैटायंस की पोलराइजिंग पावर ऑर्डर लिखिए। फर्स्ट वन B+3, B+2 Li+, सेकेंड वन Na+, K+, ये कि Li+, Na+, K+, Re+, Cs+। थर्ड वन B+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Br+2, Ba+2। करें सारे की पोलराइजिंग पावर ऑर्डर लिखिए। तो ऑब्वियस है
एक ही पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, लेकिन यहाँ पर चार्ज की मात्रा ज़्यादा है। सेकेंड पीरियड मतलब ऑर्बिट की संख्या 2 है, तो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे, तो वह कैटायन जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होंगी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो B+3 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी किससे, तो B+2 से ज़्यादा होगी किससे, Li+। तो B+3 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। ऑब्वियसली अब यहाँ पर देखिए लिथियम प्लस Na प्लस है, K प्लस Ru प्लस Cs प्लस है। अब लिथियम प्लस Na प्लस और K प्लस एक ही ग्रुप की है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ऑब्वियसली साइज इंक्रीज करती है। तो आप कह सकते हैं कि सब पर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसकी साइज छोटी है, ये और बड़ी है, और बड़ी है, और बड़ी है, और बड़ी है। तो साइज बढ़ने से आकार बढ़ने से जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। इस कारण से पोलराइजिंग पावर जिसकी साइज छोटी है, जिसकी एरिया कम होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिसकी एरिया कम होगी उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होंगी, तो Li+ की ज़्यादा होंगी किससे, तो Na+ से ज़्यादा होंगी, K+ से ज़्यादा, Rb+ से ज़्यादा, Cs+ से ज़्यादा, दिस वन। उसी तरह से यहाँ पर आ जाए, ये B+Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2 एक ही ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, तो ऑब्वियसली सबके ऊपर चार्ज की मात्रा तो सेम है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करती चली जाती है। तो B+ मतलब बेरिलियम की साइज सबसे छोटी है, इसके कारण इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब B+2 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी किससे, तो Mg+2 से ज़्यादा होगी किससे, तो Sr+2 से ज़्यादा होगी किससे, तो Ba+2 से। तो जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शायद कि आप डायरेक्ट कहिए कि पोलराइजिंग पावर, या सीधे कहिए कि जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी क्या होती, तो चार्ज अपॉन एरिया, मतलब जितनी ज़्यादा चार्ज होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी छोटी एरिया होगी मतलब एरिया मतलब जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, मतलब उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। इसमें एक पॉइंट है कि इफ टू कैटायन, लेकिन ध्यान रखिए अगर दो कैटायन जिसकी साइज जिसके ऊपर चार्ज की मात्रा सेम है, लेकिन एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है और दूसरी की सूडो इनर्ट है, तो वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि जिसका सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली खींचता, जिसके कारण पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती। तो ध्यान रखेंगे, नोट, इसमें एक पॉइंट और है, नोट, इफ टू कैटायन हैव सेम चार्ज, अगर दो कैटायन के ऊपर सेम चार्ज है, हैव सेम चार्ज, इफ टू कैटायन हैव सेम चार्ज, अगर दो कैटायन के पास सेम चार्ज, इफ टू कैटायन हैव सेम चार्ज, अगर दो कैटायन के पास चार्ज सेम, इफ टू कैटायन हैव सेम चार्ज बट one have inert configuration, inert configuration मतलब that is 8 electron in outermost orbit, that is 8 electron in outermost orbit, and another have pseudo inert configuration, pseudo inert configuration means that is 18 electron in outermost orbit, then the cation having pseudo inert configuration have higher polarizing power, करें अगर दो कैटायन है, यदि दो कैटायन है
यदि दो कैटायन है जिसमें से एक कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट है, इनर्ट कॉन्फिगरेशन मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कैटायन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सूडो इनर्ट है, सूडो इनर्ट मतलब छद में मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है उसके अंदर एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि जिसका सूडो इनर्ट है, जो इनर्ट नहीं हुआ है, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली अपनी ओर खींचता। इस कारण से वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है, ध्यान रखिए, वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है, वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है, वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? तो वह कैटायन जिसकी इनर्ट कॉन्फिगरेशन है। तो ऑब्वियसली इफ टू कैटायन हैव सेम चार्ज but one have inert configuration, that is 8 electron outermost orbit, and another have pseudo inert configuration, that is 18 electron in outermost orbit, then the cation have in pseudo inert configuration have higher polarizing power. For example, जैसे Na plus and K plus, जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजिंग पावर होती है किसकी? तो Cu प्लस की, जो Cu प्लस की ज़्यादा होती है किससे? Na प्लस से। ऑब्वियसली Ag प्लस की ज़्यादा होती है किससे? Na प्लस से या K प्लस। तो ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा? तो ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि दोनों के ऊपर तो चार्ज सेम ही है, लेकिन एक की सूडो इनर्ट है, एक इनर्ट। Na प्लस सोडियम की एटमी नंबर 11, Na प्लस मतलब हो गया कॉन्फिगरेशन 2-8, और ऑब्वियसली Cu प्लस कहने का मतलब हो गया 2-8 18 यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है। तो वह कैटायन जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होती है, उसके अंदर मोर टेंडेंसी होती है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। इसीलिए पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ पोलरिबिलिटी ऑफ एनायन, नाउ पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन, पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो जो कैटायन है वह एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और एनायन के न्यूक्लियस को अपने से दूर करता है। जब दो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है। यह कहते हैं एनायन पोलराइज कर जाता है, डिस्टॉर्ट कर जाता है और कैटायन के ऊपर ओवरलैप करना चाहता है। तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की वह शक्ति जिसके कारण वह एनायन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, एनायन को विकृत कर रहा है, वह कहलाता है पोलराइजिंग पावर। तो पोलरिटी क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन, एनायन की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह डिस्टॉर्ट हो गई, पोलराइज हो गई, ओवरलैप कर रही है कैटायन के ऊपर, कहलाती हैं पोलरिजिबिलिटी। तो व्हाट इज द पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन? पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायन, पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायन to get distorted, tendency of anion to get distorted by
cation is called polarability of anion is called polarability of anion। तो पोलरिटी ऑफ एनायन क्या है? तो एनायन की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट होकर के ओवरलैप कर रही हैं, एनायन की वह प्रवृत्ति जिसके कारण उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो गई और वह कैटायन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, यही प्रवृत्ति एनायन की कहलाती है पोलरिटी। तो पोलरिटी ऑफ एनायन क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलरिटी ऑफ एनायन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स मतलब कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलरिटी ऑफ एनायन, पोलरिटी ऑफ एनायन किन किन कारणों से एनायन की पोलरिटी अफेक्ट होती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलरिटी ऑफ एनायन, तो फर्स्ट वन चार्ज ऑन एनायन। ऑब्वियस है, ग्रेटर बिल नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, जितनी ज़्यादा ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी एनायन के ऊपर, स्ट्रॉन्गर बिल उतनी ज़्यादा होंगी क्या? अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर बिल अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्गर बिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर बिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैटायन एंड हेंस तो अगर ज़्यादा आकर्षण कैटायन एनायन के ऊपर लगा दिया तो एनायन के अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी। तो ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी एनायन के ऊपर, स्ट्रॉन्गर बिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैटायन ऑन एनायन, स्ट्रॉन्गर बिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैटायन ऑन एनायन एंड हेंस greater bill distortion and hence greater bill distortion in anion, greater bill distortion, greater bill distortion, greater bill distortion in anion, उतनी ज़्यादा एनायन में डिस्टॉर्शन होगी। इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलरिबिलिटी होती है, पोलरिबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की जो पोलरिबिलिटी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा एनायन के ऊपर होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा एनायन के ऊपर होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा एनायन के ऊपर होगी, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कैटायन की तरफ। जितनी ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा कैटायन द्वारा एनायन के ऊपर, उतनी ज़्यादा एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होगी। तो डिस्टॉर्शन, एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होना ही क्या कहलाता है? तो पोलरिटी कहलाता। तो जितनी ज़्यादा एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी, उतनी ज़्यादा आकर्षण लगाएगा कैटायन, मतलब उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी एनायन के अंदर, मतलब उतनी ज़्यादा पोलरिटी होगी। मतलब पोलरिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। नॉट सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट पोलरिटी ऑफ एनायन इज साइज, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज, साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज, साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज। तो ऑब्वियस है कि एनायन की साइज, अगर ऑब्वियस है कि अगर एनायन की साइज, ऑब्वियस है कि एनायन की साइज अगर बड़ी हुई तो बड़ी अगर साइज होगी तो उसका डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई आदमी लंबा हो तो बुढ़ापा में जल्दी झुक जाता है, लेकिन अगर आदमी नाटा है, छोटा है, तो झुकेगा नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा और लोहा में टाटा,
है ना, बिल्कुल तंदुरुस्त होता है ना। तो नाटे आदमी को कभी इग्नोर मत करी, है ना, क्योंकि वो आदमी झुकता कभी नहीं है। हाँ, लंबा वाला जो होता है ना, बुढ़ापा में जल्दी से झुक जाएगा, ठीक है। तो एनायन जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा उसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। तो लार्जर विल साइज ऑफ एनायन, जितनी बड़ी साइज होती है एनायन की, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, उतनी ज़्यादा जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, उतनी ज़्यादा विकृति पैदा। अगर कैटान एनायन के ऊपर अट्रैक्शन लगा दिया तो एनायन क्या होता है, तो मोर डिस्टॉर्टेड होता है। तो साइज ऑफ एनायन, तो ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, जितनी ज़्यादा बड़ी साइज होगी, ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, जितनी ज़्यादा बड़ी साइज होगी एनायन की, तो ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, हायर बिल उतनी ज़्यादा होगी क्या, तो हायर बिल डिस्टॉर्शन या ग्रेटर बिल डिस्टॉर्शन, ग्रेटर बिल चार्ज ऑन एनायन, जितनी ज़्यादा ग्रेटर बिल चार्ज ऑन एनायन, जितनी ज़्यादा एनायन के ऊपर चार्ज होगी, ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, ग्रेटर बिल साइज ऑफ एनायन, जितनी ज़्यादा एनायन की साइज होगी, ऑब्वियसली हायर, उतनी ज़्यादा हायर बिल डिस्टॉर्शन, उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी इन एनायन। मतलब दैट इज कह सकते हैं कि जो पोलरिटी होती है, दैट इज पोलरिटी जो होती है, दैट इज पोलरिटी होती है किसकी, तो एनायन की। जो पोलरिटी होती है ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके, तो साइज ऑफ एनायन की। मतलब जितनी बड़ी एनायन की साइज होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। तो व्हाट इज पोलरिटी ऑफ एनायन, तो जब दो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है तो जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता, उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता, जिसके कारण एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है और एनायन डिस्टॉर्ट होकर के कैटायन के ऊपर ओवरलैप करना चाहता है। तो पोलरिटी ऑफ एनायन क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन, एनायन की वह टेंडेंसी जिसके कारण वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कैटायन की तरफ, उसे कहा जाता है पोलरिटी ऑफ एनायन। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलरिटी ऑफ एनायन, चार्ज ऑन एनायन, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी एनायन के ऊपर उतनी स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कैटायन द्वारा एनायन के ऊपर, अट्रैक्ट बाय कैटायन ऑन एनायन, सॉरी कैटायन ऑन एनायन। तो स्ट्रॉन्गर बिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैटायन ऑन एनायन एंड हेंस ग्रेटर बिल डिस्टॉर्शन एनायन, तो इसके कारण एनायन में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी उतनी ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा कैटायन एनायन के ऊपर और उसको डिस्टॉर्ट करेगा। मतलब पोलरिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। दूसरी फैक्टर जो पोलरिटी ऑफ एनायन को अफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ एनायन, जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन होती है। तो पोलरिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो साइज ऑफ एनायन के। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ तो फॉर एग्जांपल जो जैसे कि पोलरिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें उदाहरण के तौर पर जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी ऑफ वाट, तो जैसे हम लोग कर ले दे कि I माइनस की डायोड की साइज बड़ी होती है तो I माइनस की पोलरिटी ज़्यादा होती है, Br माइनस है, Br माइनस की ज़्यादा होती है, Cl माइनस से ज़्यादा होती है F माइनस। क्यों, सबके ऊपर तो एक ही निगेटिव था लेकिन इसकी साइज बड़ी है। आयोडीन अब जानते ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करते, तो आयोडीन की साइज बड़ी है, ब्रोमाइड से ब्रोमाइड की साइज बड़ी है, क्लोराइड से क्लोराइड की साइज बड़ी है, फ्लोराइड से। इस कारण से जो पोलरिटी होती है, जो डिस्टॉर्शन होती है, I माइनस के अंदर ज़्यादा होती है, Br माइनस ज़्यादा, Cl माइनस, F माइनस। जैसे और भी ले सकते हैं आप कि जैसे कि आपकी N माइनस 3 नाइट्राइड की जो पोलरिटी होगी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज और इसकी ज़्यादा बड़ी साइज भी है। साइज का ऑर्डर मैंने बताया है
कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होता, मतलब नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा साइज उतनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आती जाती हैं उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, मतलब इफेक्ट ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस बाय इनर से इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जिसके कारण साइज बढ़ती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आने से साइज बढ़ जाता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएगा साइज बढ़ता चला जाएगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की लॉस होती चली जाएंगी साइज घटता चला जाता है। ये सब आपको बेसिक्स में मैंने बताया है, लेकिन अगर किन्हीं का बेसिक छूटा है तो बेसिक्स वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें तो साइज आ जाएगा, साइज का ऑर्डर 2-3 क्लास के बाद। तो बेसिक N-3 की साइज बड़ी होती है, किससे? तो ऑक्साइड से बड़ी होती है, फ्लोराइड से। मतलब इसकी साइज भी बड़ी है, चार्ज भी ज़्यादा है, तो पोलरिटी ज़्यादा होगी। उसी तरह से और भी ले सकते हैं कि फॉस्फाइड आयन की जो पोलरिटी होगी ज़्यादा होगी, सल्फाइड से ज़्यादा होगी क्लोराइड से। तो ऑब्वियसली जो पोलरिटी होती है एनायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज की होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की होती है। नाउ फाजन्स रूल। तो फाजन्स के अनुसार नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है ना तो 100% आयनिक होती है। तो परसेंटेज कोवेलेंसी कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डिपेंड ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलरिटी ऑफ एन आयन। कोई भी कंपाउंड कितना प्रतिशत, कितनी ज़्यादा मात्रा में कोवेलेंट होगा, ये निर्भर करता है कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या है या एनायन की पोलरिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी उतना क्या होगा? तो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी या जितनी ज़्यादा पोलरिटी ऑफ एनायन होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंस की कैरेक्टर होगी। तो अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल के अनुसार, फाजन्स रूल के अनुसार नो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ऐसी नहीं है इज 100% कोवेलेंट। कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है, 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। 100% आयनिक कोई भी कंपाउंड ऐसी नहीं है जो 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक होती है। परसेंटेज कोवेलेंस कैरेक्टर, द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर, डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलरिटी ऑफ एनायन पोलरिटी ऑफ एनायन। तो कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होती है ना तो 100% कोवेलेंट, मतलब नो कंपाउंड 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में कितनी प्रतिशत कोवेलेंट कैरेक्टर होगी ये डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलरिटी ऑफ एनायन के ऊपर। ग्रेटर बिल, अब देखिए जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, मतलब जितनी ज़्यादा कैटायन एनायन को अपनी ओर खींचेगा, जितना शक्ति से कैटायन एनायन को अपनी ओर खींचेगा तो एनायन उतनी ज़्यादा मात्रा में ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग मतलब होता है कोवेलेंट, ओवरलैपिंग कहीं पर होना कैटायन एनायन के बीच में, मतलब कोवेलेंसी की कैरेक्टर बढ़ जाना। तो ग्रेटर बिल पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी और पोलरिटी ऑफ एनायन जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलरिटी ऑफ एनायन होगी, ग्रेटर बिल उतनी ज़्यादा होगी क्या? तो ग्रेटर बिल परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, तो अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल के अनुसार
नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। कोई भी कंपाउंड ना तो और 100% आयनिक, तो कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है ना तो 100% आयनिक होती। जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड होता है वो डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन के ऊपर। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी और पोलैरिटी ऑफ एनायन होगी उतनी ज़्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगी कंपाउंड के अंदर। मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होती है, जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके? तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के और पोलैरिटी ऑफ एनायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो फाजन्स साहब के अनुसार कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है ना तो 100% आयनिक। नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है ना तो 100% आयनिक होती। जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर वो डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन के ऊपर। तो कोई भी कंपाउंड कितनी प्रतिशत कोवेलेंट है, मतलब कितनी मात्रा उसके अंदर कोवेलेंट की कैरेक्टर या कितनी परसेंट आयनिक कैरेक्टर, वो डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन के ऊपर। तो बेसिक परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डिपेंड ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी और पोलैरिटी ऑफ एनायन होगी उतनी ज़्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होती है कंपाउंड के अंदर। मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन की। ठीक है, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पोलैरिटी ऑफ कैटायन बल्कि पोलैरिटी किसकी होती है? एनायन की। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन की। नाउ फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर राइट आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे ये क्वेश्चन Y BF3 is predominantly covalent। करेक्ट, क्यों BF3 प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है? ऐसे आप बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वह 2 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है और दोनों का डेल्टा ई मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालें तो 2 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम ग्रेटर देन 1.7 होता है तो जनरली आयनिक होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1.7, तो होना चाहिए था आयनिक, लेकिन एक्चुअली ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। फिर क्यों? कर वाई BF3 इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो BF3 में, इन BF3 में जो B+3 है इसकी साइज छोटी है, बहुत छोटी होती है और इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण B+3 की जो पोलराइजिंग पावर होती है वेरी हाई होती है। सो प्रीडोमिनेंटली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज चार्ज, large amount of
positive charge, large amount of positive charge on B+3 ion due to small size and large amount of positive charge on B+3 ion, it have high polarizing power, and hence predominantly form कोवलेंट कंपाउंड। तो ध्यान रखें BF3 जो होती है and hence BF3 and hence it is predominantly covalent and hence it is predominantly covalent। तो कह रहा वाई BF3 इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। BF3 प्रीडोमिनेंटली क्यों कोवलेंट है? तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन B+3 आयन। B+3 आयन की साइज बहुत छोटी है और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। तो पोलराइजिंग पावर हाई है, इसलिए ये इनान को ग्रेटली डिस्टॉर्ट करता है और ओवरलैप करा लेता, मतलब कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। सिमिलर एग्जांपल ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई LiCl इज कोवलेंट। LiCl इज कोवलेंट करा, क्यों LiCl कोवलेंट होती है? रीजन इज सेम ड्यू टू स्मॉल साइज of Li plus ion, स्मॉल साइज ऑफ Li plus ion, Li plus ion की छोटी साइज होने के कारण it have हाई पोलराइजिंग पावर। इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है हाई होती है एंड हेंस फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। इस कारण से ये फॉर्म करता कोवलेंट कंपाउंड। तो Li प्लस की साइज छोटी है, इसके कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल का राइट परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर ऑर्डर, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर या परसेंटेज आयनिक करेक्टर कर देता हूं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन सारे कंपाउंड्स की परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑर्डर को लिखिए। ए में LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। बी में NaCl, KCl, CaCl2, C BCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, D पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल राइट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सारे कंपाउंड्स की परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑर्डर लिखिए। तो सॉल्यूशन राइट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ए में क्या है? तो LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl है। तो सब में एनायन तो सेम है। यहां पर कैटायन क्या है? तो Li प्लस है, Na प्लस है,
K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है। तो ऑब्वियसली जो पोलराइजिंग पावर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, मतलब चार्ज अपॉन एरिया के। तो ऑब्वियसली सबके ऊपर चार्ज तो सेम ही है, तो जिसकी एरिया, जिसकी साइज छोटी होगी, एरिया कहिए या साइज कहिए, एरिया से बेटर हो जाएगा, अपन साइज कर देते हैं। तो जिसकी साइज छोटी है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी। यहां पर पोलराइजिंग पावर जो ऑर्डर है पीपी ऑर्डर, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑर्डर किसकी, Li प्लस की ज्यादा, Na प्लस से ज्यादा, K प्लस से ज्यादा, Rb प्लस से ज्यादा, Cs प्लस से ज्यादा। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, तो परसेंटेज कोवेलेंट क्या होगा, तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिस कैटान, वह कंपाउंड जिसकी कैटान की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी, मतलब LiCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl इज मोर कोवेलेंट देन RbCl इज मोर कोवेलेंट देन CaCl। तो आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज आयनिक क्या होगी, तो जो ज्यादा कोवेलेंट है वो कम आयनिक होगी, मतलब जो CaCl होगी मोर आयनिक होगी किससे, RbCl से, मोर आयनिक होगी किससे, KCl से, मोर आयनिक होगी किससे, NaCl से, मोर आयनिक होगी किससे, LiCl। तो LiCl सबसे कम आयनिक होती है, आप जानती है प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होती है। उसी तरह से बी में आ जाइए, बी में करें NaCl, KCl एंड CaCl2, वह तो सेम ही चीज होगी। अच्छा ये अंतर है थोड़ा सा, NaCl है, KCl है और ये CaCl2 है। अब देखिए यहाँ पर जो कैटान है Na प्लस है और ये K प्लस है, ये Ca प्लस। एक और दे देता हूँ मैं, Li ऐसा कर दीजिए, Na Li ऐसा करिए, NaF कर देता हूँ, NaF, NaBr, ये NaCl, NaBr, NaI, ये कर देते हैं। तो यहां पर देखिए NaCl, KCl और CaCl2, यहां पर जो पोलराइजिंग पावर है, तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, ऐसे भी कैटान में जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा साइज छोटी होगी, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, तो पोलराइजिंग पावर की जो ऑर्डर यहां पर होंगी, ये Ca+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वह एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, मतलब Ca+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। Na प्लस और K प्लस में दोनों में तो चार्ज सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो K प्लस की साइज है, जो K प्लस की साइज है, जो K प्लस की साइज है, जो K प्लस की साइज है वह बड़ी है Na प्लस। ये इसको थोड़ा सा इसमें ऑर्डर में गड़बड़ हो जाएगा जी, इसका आप CaCl2 नहीं कर देते, इसको ये ऑर्डर ऐसे निकाल नहीं पाएंगे अपन, MgCl2 कर देते हैं, MgCl2 कर देते हैं यहाँ पर, इसको क्या कर दीजिए, MgCl2 कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा इससे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर Mg+2 कर दीजिए। तो जो पोलराइजिंग पावर है किसकी, तो Mg+2 की ज़्यादा होगी किससे, तो Mg+2 की ज़्यादा हो जाएगी किससे, अब Na प्लस और K प्लस में किसका, तो Na प्लस की साइज बड़ी है K प्लस से, तो इसलिए Na प्लस की उसका K प्लस, तो जिसकी साइज बड़ी होती है उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। तो यहाँ पर देखिए Mg+2 इसकी साइज भी छोटी है और चार्ज भी ज़्यादा, इस कारण से Mg+2 की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है किससे, Na प्लस से ज़्यादा K प्लस से। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो ज़्यादा क्या होगा, तो कोवेलेंट और कम आयनिक होगा, तो इसलिए परसेंटेज डायरेक्टली देता हूँ। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर होंगी, जो परसेंटेज आयनिक होंगी, तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो सबसे कम आयनिक होगा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कोवेलेंट होता, कम आयनिक होता, जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कोवेलेंट होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ कैटायन टू
डिस्टॉर्ट द एनायन, तो एनायन डिस्टॉर्ट होकर ओवरलैप करेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो कम कोवेलेंट, मतलब जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो मोर कोवेलेंट और कम आयनिक, मतलब यहाँ पर KCl मोर आयनिक होगी किससे, NaCl से मोर आयनिक होगी किससे, तो MgCl2 से। उस तरह से C में आइए, यहाँ पर कार्बोनेट आयन एनायन सब में सेम है, यहाँ पर एनायन सब में सेम है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। यहाँ कैटायन है B+2, यहाँ Ca+2, यहाँ Sr+2, यहाँ Ba+2। तो आप देख रहे हैं कि B+2 की साइज छोटी है, तो B+2 की साइज छोटी है, मतलब बेरिलियम+2 की ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, कैल्शियम आयन से ज़्यादा, स्ट्रोनिशियम आयन से ज़्यादा बेरियम की। तो जिसमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर वो मोर कोवेलेंट और कम आयनिक, और जिसका पोलराइजिंग पावर कम वो कम कोवेलेंट मतलब मोर आयनिक। तो यहाँ पर जो परसेंटेज डायरेक्ट देता हूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगी, तो देखिए B यहाँ पर B+2 कैटायन होगा, यहाँ Ca+2 कैटायन होगा, यहाँ Sr+2 कैटायन होगा, यहाँ Ba+2 कैटायन होगा। तो यहाँ पर B+2 कैटायन मतलब साइज छोटी है, तो छोटी साइज होने से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ये B+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2, तो इसकी साइज छोटी होने से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे मतलब ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा, इससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब BaCO3 जो है वो क्या होगी, तो मोर आयनिक होगी किससे, तो SrCO3 से। मोर आयनिक होगी किससे, तो CaCO3 से। मोर आयनिक होगी किससे, तो BCO3 से। उस तरह से D में आ जाइए, D में क्या होगी, तो यहाँ NaF, NaCl, NaBr, NaI, सब में कैटायन सेम है, Na+, यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ ब्रोमाइड आयन, यहाँ पर आयोडाइड आयन। तो आप जानते हैं कि जो पोलराइजिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जो अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल के अनुसार जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनायन। जितनी ज़्यादा एनायन की प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा एनायन की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा परसेंटेज कोवेलेंट होगी, मतलब NaI मोर कोवेलेंट होगी, NaBr से मोर कोवेलेंट होगी, NaCl से मोर कोवेलेंट होगी NaF से। मतलब आप उल्टा करके कह सकते हैं कि जो परसेंटेज आयनिक होगी वो NaF, सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा आयनिक होगी किससे, तो सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा आयनिक होगी किससे, तो सोडियम ब्रोमाइड से ज़्यादा आयनिक होगी किससे, तो सोडियम आयोडाइड से। दिस क्यों, क्योंकि I- की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, Br- से ज़्यादा, Cl- ज़्यादा, F-। तो I- की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो यदि I- की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगी, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट है, इससे ज़्यादा कोवेलेंट है, इससे ज़्यादा कोवेलेंट है, इससे, मतलब ये ज़्यादा आयनिक हो गए। ठीक है, नाउ ध्यान रखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, तो वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है कोवलेंट से, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ऑफ कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के, मतलब वह कंपाउंड जो मोर आयनिक होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि विच एमॉन्ग फॉलोइंग, ये पूछा एक बार नीट में, मतलब CBSE विच एमॉन्ग फॉलोइंग हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। फर्स्ट वन CaF2, सेकेंड वन CaCl2, थर्ड वन CaBr2 एंड फोर्थ वन CI2। अब जरा देखिए, समय कैटायन तो सेम है, समय कैटायन सेम है, Ca+2 Ca+2 Ca+2,
एनायन यहाँ पर F माइनस, यहाँ पर एनायन F माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, यहाँ I माइनस। तो जो पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है किसकी, तो जिसकी साइज बड़ी, पोलैरिटी मतलब क्या, तो डिस्टॉर्शन इन एनायन। तो ऑब्वियसली तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होती है, मतलब डिस्टॉर्शन किस में होता है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। इसीलिए जो कोवलेंट कैरेक्टर होगी, परसेंटेज कोवलेंट, तो जिसकी ज़्यादा पोलैरिटी वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बनाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा पोलैरिटी, जिसके अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन, वो ज़्यादा ओवरलैप करेगा, मतलब वो ज़्यादा कोवलेंट। तो परसेंटेज कोवलेंट किसकी ज़्यादा होगी, तो Ci2 मोर कोवलेंट होगी किससे, तो CaBr2 से मोर कोवलेंट होगी किससे, तो Cl2 से, CF2 से। मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगी, परसेंटेज आयनिक क्या होगी, तो परसेंटेज आयनिक क्या हो गई, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं CF2 मोर आयनिक हो गई किससे, तो CaCl2 से, मोर आयनिक हो गई CaBr2 से, मोर आयनिक हो गई Ci2 से। तो जो मोर आयनिक है, जो मोर आयनिक है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड जो हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है, वो थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड्स विच डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर, वह कंपाउंड जो हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज करता है इज कॉल्ड थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड, थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड। तो वह कंपाउंड जो हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज करता है वो थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होती है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के। मतलब वह कंपाउंड जो मोर आयनिक होगी, वह कंपाउंड जो मोर आयनिक होती है वो थर्मली मोर स्टेबल होती है। वह कंपाउंड जो मोर आयनिक होती है वो थर्मली मोर स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राइट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए में बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्टोनिसर कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। उस तरह से बी में लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उस तरह से सी में बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। करें साहब की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या है, तो वह कंपाउंड जो हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज करे वो थर्मली मोर स्टेबल करेगा। थर्मल मतलब हीट, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर अपने आप को स्टेबल रख पाएगा, जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर पर अपने आप को स्टेबल रख पाएगा वो थर्मली मोर स्टेबल कहलाएगा।
तो कंपाउंड विच डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक करेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल अगर राइट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो राइट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक करेक्टर के। तो ए में बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोनिशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। अगर देखिए सब में कार्बोनेट है, इनायन तो सेम है, लेकिन यहां कैटायन कौन सी है? तो अब डायरेक्ट में कर देता हूं जी, इतना बार बार करते रहे। अब देखो इसमें कैटायन कौन सी है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनिशियम, बेरियम। जिसकी साइज छोटी, जिस कैटायन के, देखिए कार्बोनेट इनायन सेम है तो इनायन को डिस्कस नहीं करें। यहां पर देखिए जी कैटायन बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्टोनिशियम, बेरियम। जिसकी साइज छोटी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मतलब एनायन को डिस्टॉर्ट कर करके अपने ऊपर ओवरलैप करके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बनाएगा। मतलब ये ज्यादा कोवेलेंट है, कम आयनिक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? तो बेरियम कार्बोनेट। तो जो ज्यादा आयनिक होगा वो थर्मली मोर स्टेबल होगा। मतलब यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि तो जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी बेरियम कार्बोनेट की ज्यादा होगी किससे? स्टोनिशियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी किससे? तो कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी किससे? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी किससे? तो बेरिलियम कार्बोनेट से। मतलब बेरिलियम कार्बोनेट लो टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज कर जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट 500 डिग्री पर डिकम्पोज करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट 900 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज करेगा। तो ऑब्वियसली ये थर्मली सबसे कम स्टेबल होगा, ये थर्मली सबसे ज्यादा। उसी तरह से यहां पर आइए, डायरेक्ट में करने जा रहा हूं। उतना बार कौन लिखेगा? यहां पर लिथियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो इनायन तो सेम ही है। कैटायन कौन सा है? तो लिथियम आयन Na+ और K+। तो जिसकी साइज छोटी, जिस कैटायन की साइज छोटी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो क्या होगा? मोर कोवेलेंट होगा। तो ये ऑब्वियसली ये ज्यादा कोवेलेंट होगा और कम आयनिक। जबकि ये क्या है? तो ज्यादा, ये क्या है? ज्यादा मतलब लेस कोवेलेंट, मतलब ज्यादा आयनिक। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो ज्यादा आयनिक, इसलिए जिसका अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा होगी थर्मली मोर स्टेबल होगी। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट मोर स्टेबल होगी सोडियम बाइकार्बोनेट से, मोर स्टेबल होगी किससे? तो लिथियम बाइकार्बोनेट से। दिस वन, मतलब लिथियम बाइकार्बोनेट यहां पर सबसे कम स्टेबल होगी। उस तरह से बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सेम टू सेम। यहां पर कार्बोनेट जब सल्फेट हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगी? तो ये इसकी साइज छोटी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मतलब सबसे कम, सबसे ज्यादा कोवेलेंट, सबसे कम आयनिक। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? तो बेरियम सल्फेट। तो जो ज्यादा आयनिक करेक्टर रखेगा वो थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो बेरियम सल्फेट मोर स्टेबल होगी थर्मली, कैल्शियम सल्फेट से मोर स्टेबल होगी, मैग्नीशियम सल्फेट से मोर स्टेबल होगी क्या? तो बेरिलियम सल्फेट से। ये थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो आपने आज सीखा पोलराइजिंग पावर क्या है? तो पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन। कैटायन की वह पावर जिसके कारण वो एनायन को डिस्टॉर्ट करता है वह क्या कहलाता? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज के। मतलब डायरेक्ट आप कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, मतलब चार्ज अपॉन एरिया के। यदि दो कैटायन है, दो कैटायन इसके ऊपर सेम चार्ज, लेकिन एक कैटायन जिसकी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट है, तो जो वह कैटायन जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है इनर्ट वाले से। पोलैरिटी क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ एनायन क्या होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। फाजन्स रूल, फाजन्स रूल के अनुसार नो कंपाउंड 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट होती है ना तो 100% आयनिक होती है। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डिपेंड ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलैरिटी ऑफ एनायन। कंपाउंड हैविंग ग्रेटर पोलराइजिंग पावर और ग्रेटर पोलैरिटी
वह कंपाउंड जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी या पोलैरिटी ऑफ एनायन ज़्यादा होगी वो मोर कोवेलेंट होगा। मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के या पोलैरिटी ऑफ एनायन के। ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के। तो इतना तक इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। आप लोगों का असाइनमेंट भी मैंने अपलोड कर दिया है केमिकल बॉन्डिंग का, है ना। DPS 1 आप अब कर सकते हैं, DPS 1 आप कर सकते हैं, है ना। आप जाइए ऐप में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग खोलिए, असाइनमेंट में उसमें सारा असाइनमेंट आपका है। थ्योरी का भी मैंने अपलोड कर दिया है आपको ऐप के अंदर। जाइए स्टडी मटेरियल में जाइए और वहाँ पर थ्योरी भी इसका अपलोड करें, बेसिक्स का, इसका भी शायद नहीं करे हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बाय।